हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी ALP CBT1 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके आने वाली जो शिफ्ट है उसमें कौन कौन से संभावित प्रश्न आ सकते हैं, कौन से टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो देखने के बाद से और ये टॉपिक आप पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी और हूबहू ऐसा प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं कि जो जिस टॉपिक को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामों में। तो प्रीवियस ईयर मैं शुरू से ही बोल रहा था कि आपको प्रीवियस ईयर को देखते हुए आपको फॉलो करना। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, लेकिन अब आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा और आपको अच्छा लगेगा। जो जो चीज़ मैं बताऊँगा वो सारी चीज़ आप फॉलो करिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो जो मैं बता रहा हूँ, जो संभावित प्रश्न बताऊँगा, जो टॉपिक बताऊँगा, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको बस पढ़ लीजिए। निश्चित तौर पर आपके शिफ्ट में देखने को इस तरीके क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात मैं मैथ की कर लेता हूँ। मैथ की सबसे पहले करेंगे, फिर रीजनिंग की बात करेंगे और सबसे लास्ट में साइंस की बात कर लेंगे, करंट अफेयर की बात कर लेंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरू से ही बता देते हैं कि रेलवे के जो भी प्रश्न आते हैं, रेलवे की जो भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है मैथ की, ये मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। आप लोग शुरू से अगर मेरी वीडियो देख रहे होगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैथ की रहती है, सबसे पहले ट्रेन। तो आपको ट्रेन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, जे दोनों तरफ से आने वाली ट्रेन, दोनों तरफ जाने वाली ट्रेनें, एक आदमी को पार करने वाली ट्रेन, इस टॉपिक जितने अलग अलग टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से क्लियर करके जाइए। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा बोट में शुरू से ही बोल रहा हूँ कि आपको नाव, धारा, ट्रेन के बाद से नाव वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, चूंकि दोनों का कंसेप्ट सेम ही हो, अलग होता नहीं है। उसके बाद से अगर इसके बाद से जो स्पीड एंड टाइम जो देखते होंगे ना, स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है और टाइम, समझ, चाल, समय, दूरी, वो इसी में कवर हो जाता है। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में वो आ जाएगा। वो ट्रेन लगा के ही पूछ लेगा। उसके बाद से ये जब आप खत्म कर लीजिए तो रेलवे का सबसे फेवरेट होता है कि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण बहुत होता है। तो ये तो आप लोग बॉडमास रूल जानते ही होंगे, बॉडमॉस रूल तो जानते होगे ना, वही बॉडमॉस जो है वही आपको आता है। तो आप बॉडमॉस रूल लगा लीजिएगा, निश्चित तौर पे आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाएगा। बहुत बढ़िया, रेखांकित वाले जो भी होते हैं सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद मैं शुरू से ही बता रहा हूँ LCM और HCM। तो LCM HCM मैं शुरू से बोलता हूँ, रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं LCM और HCM। तो LCM कभी आता है, कभी HCM आता है। LCM और HCM निश्चित तौर पे पढ़ के जाइए और आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। जैसे होता है ना कि LCM दो संख्या का गुणनफल दिया है और एक संख्या दिया गया तो दूसरी संख्या बता दीजिए, समझ रहे। इसी तरीके से दिया जाएगा कि मौसम दिया है, दो संख्याओं दिया गया है तो उसका लसा बता दीजिए। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, इनको अच्छे से रिविजन आप लोग करके जाइए। पाँचवें नंबर आप देखेंगे तो प्रॉफिट के सवाल आपको निश्चित तौर पर करके जाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस के निश्चित तौर पे सवाल करके जाएंगे और विमान दुकानदार वाला करके जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद से शॉर्ट्स मतलब समझ रहे, करड़ी के जो सवाल होते हैं, करड़ी वाले, इस टाइप के सवालों को भी आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ये सारे जो होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, आपको इन सब टॉपिकों को निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए। इसके बाद से थोड़ा सा आप देखना चाहें तो एक औसत का सवाल आता है, औसत भी पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदा होगा। और मिश्रण, इतने सारे टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका फायदा होगा ही होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एडवांस मैथ बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यही सब पढ़ के जाइए। और थोड़ा सा आप पढ़ना चाहें, थोड़ा सा, बहुत हार्ड लेवल की नहीं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिएगा। जैसे कि होता नहीं है कि एक पेड़ है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, 60 डिग्री का कोण है, तो उसकी दूरी बता दीजिए कितने दूरी पे है। तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं तो इस तरह के सवाल भी पढ़ के जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें रहीं, इन सब टॉपिकों को छोड़ना नहीं। जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक को तो आप कतई मत छोड़िएगा। बहुत ही जितने भी आपके PYQ हुए हैं आज तक, उन सारी चीज़ों पे आधारित आज का था। मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे तो इस टॉपिकों को आप लोग पढ़िएगा। नंबर सिस्टम भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से नंबर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना नंबर सिस्टम मेरे हिसाब से नहीं। रीजनिंग में देखेंगे तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आपको पढ़ के क्या जाना है, शुरू से मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है। जो भी आपके आने वाली शिफ्ट है उसमें सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट में जैसे होता है ना कि 7 लोग 8 लोग 7 8 लोग 9 लोग बैठे हुए हैं, इस टाइप बैठाने का जो डायग्राम है, इस तरीके से आप लोग पढ़ के जाइएगा। और
हमको ऐसा लगता है कि आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट एक लाइन वाला पढ़े होंगे, ठीक है। लाइन पे बैठाया जाता है, इस तरीके से बैठाइएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। सीटिंग में बैठाने में दिक्कत होती है, तो कभी भी एक लाइन पे बैठाने के प्रयास करिएगा। नहीं अभी सीखे हैं सीटिंग अरेंजमेंट एक लाइन पे बैठाना, तो सीख लीजिए अगर आपके शिफ्ट में टाइम हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, जिस तरीके से आप बैठाते हो बिल्कुल सही है। दूसरा पजल, पजल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए रेलवे में। पजल भी आपको 1 से लेकर 7 मंजिल के जो जितने भी टॉपिक होते हैं ना उसको देख लीजिएगा, जिसमें मंजिल वाले सवाल आते हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बायोलॉजी के टीचर हैं, ABCD, इस तरीके जो टीचरों को बैठाया जाता है वो टीचर वाला पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। उसके बाद से डायरेक्शन, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्शन के टॉपिक पढ़ के ही जाने हैं। डायरेक्शन से सवाल भर भर के आ रहे हैं कि जैसे कि मीना घर से निकली, बाएं सीधा गई, फिर 10 किलोमीटर बाएं गई, फिर दाएं गई, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्शन के सवाल भी, दिशा का भी पढ़ लीजिएगा। उसका बाद ब्लड रिलेशन तो रेलवे का फेवरेट टॉपिक होता ही है, तो ब्लड रिलेशन भी पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक है, तो ब्लड रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन सवाल आपको निश्चित तौर पर आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा, तो ये गलती मत करिए, ये लापरवाही मत करिएगा, ये सब चीज़ें रिवीजन करके जाइए आपका शिफ्ट में यदि टाइम बचा है तो। उसका तो ब्लड रिलेशन के बाद से देखेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो कोडिंग डिकोडिंग तो जनरली सब लोग लड़के पढ़ ही लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग सब कोई पढ़ता है। अच्छा, मैथ के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा रह गया था, एलजेब्रा जो आता है ना, x + 1/x बराबर 9 है, तो x - 1/x बराबर क्या होगा, या x + x का क्यूब + 1/x का क्यूब क्या होगा। तो इस तरीके के मैथ के जो टॉपिक होते हैं उसको बिल्कुल पढ़ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आता ही आता है। उसके बाद सेलोलिज्म आप लोग पढ़ के जाइए, जो कि मैंने शुरू से ही आपको पढ़ाया था। सेलोलिजिज्म जो होती है, सेलोजिज्म जो होती है उसको निश्चित तौर पर पढ़ के जाइएगा। जैसे कुछ पेड़ वन है और कुछ वेन क्या है, घर है, तो कौन सा घर नहीं है, इस टाइप के जो सवाल आते हैं कुछ वाले, तो सेलोलिज्म आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। उसके बाद से छठवा है एनोलॉजी। एनोलॉजी के सवाल भी पढ़े, सादृश्यता बोलते हैं, एनोलॉजी के भी सवाल आप लोग पढ़ के जाइएगा, निश्चित तौर पर आपको रीजनिंग में फायदा होगा। देखिए आपको रीजनिंग में जो सवाल आने वाले हैं ना, सारे रीजनिंग के सवाल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। कैलेंडर जरूर पढ़ के जाइएगा, मैं बार बार बोलता हूँ कैलेंडर नहीं छोड़ना है, चाहे जिस भी कंडीशन में रहे, कैलेंडर आप लोग अच्छे से खत्म कर लेना। कैलेंडर पढ़ने के बाद ही आप लोग एग्जाम हॉल में जाइएगा। सीरीज इंपॉर्टेंट है, सीरीज जो है सीरीज इंपॉर्टेंट है, सीरीज से सवाल आने ही आने हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन से सवाल आते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट में भी सवाल आते हैं। तो ये सब जितने टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को निश्चित तौर पे आप लोग पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा और आपके सिलेक्शन में कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये मैथ और रीजनिंग हो गया। साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, इन सब जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, इस टॉपिक को तो कतई नहीं भूलना, ठीक है। बाकी आप पढ़िए या ना पढ़िए, ये आप लोग के ऊपर है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताता हूँ उस टॉपिक को आप लोग को कभी भी गलती करके कभी नहीं आना है। मैं बस साफ साफ बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस तरीके के सवालों को छोड़ के नहीं आना। बहु में सवाल आपको कभी किसी टीचर को नहीं पता रहती है। उसके बाद आपको करना क्या है कि न्यूटन का जो नियम होता है, न्यूटन के जो लॉ होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, इन तीनों लॉ को अच्छे से पढ़ाई कर लेना। उस पर आपको न्यूमेरिकल भी लगा लेना, जैसे F बराबर m में, इस टाइप के सवालों को आपको लगा के जाना। जैसे m बराबर अगर दिया हो 10 kg और a बराबर अगर दिया है 2.5 kg, तो F बराबर कितना होगा। तो इस टाइप के सवालों को भी लगा के आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको इस हुबहू ऐसे सवाल दिखने को मिल सकते हैं, ये मैं वादा कर सकता हूँ आपके साथ, इस तरह के सवाल आएंगे। उसके बाद से एक पावर का फार्मूला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, P बराबर W/T, जहाँ W क्या है कार्य है और T क्या है समय, ठीक है। तो शक्ति बराबर W/T, इस टाइप के भी, इस पे भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाइएगा। देखिए न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं आते हैं फिजिकल के। अब न्यूटन के लॉ पे आएगा सवाल आ रहे हैं, न्यूटन पावर पे सवाल आ रहे हैं, तो छोटे छोटे सवाल आए हैं। उसके बाद से H बराबर I² RT, इस पर भी सवाल आ रहे हैं। तो इस टाइप कुसुमा वाले पे सवालों पे भी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, सिंपल से आएंगे, बहुत टफ नहीं आने वाला है। इन सब सवालों को आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए। उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं आगे क्या कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। उसके बाद बात आती है प्रकाश की। तो प्रकाश बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेलवे के लिए, तो प्रकाश का भी थोड़ा सा रिवीजन आज कर लीजिए। आने वाले शिफ्ट जो भी आपके हैं उसमें आप लोग प्रकाश का रिवीजन करके बिल्कुल जाइए। प्रकाश बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण,
ये दर्पण बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में जैसे होता नहीं है कि अगर कोई जैसे मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए एक क्या हो गया आपका, इस टाइप के बनाते हैं, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो यहाँ से अगर सूर्य की किरण आती है, इस सूर्य की किरण समानांतर आती है तो कहाँ से वो गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। और कोई भी प्रकाश यदि फोकस से होकर गुजरती है तो वो क्या हो जाती है, मुख्य से समांतर होकर निकल जाती है। तो इस टाइप के सवालों को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, इस टाइप के सवाल भी आ रहे हैं। और ये भी देख लीजिएगा कि वस्तु कहाँ पर रखी गई तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। जैसे अगर कोई मान लीजिए ऐसा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर रख दोगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस टाइप के सवालों को भी निश्चित तौर पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। वक्रता त्रिज्या पे सवाल आ रहे हैं और मतलब ये देख लीजिएगा कि किसी वस्तु को कहाँ रखें तो कहाँ कहाँ उसका प्रतिबिंब बन सकता है। जैसे कि ये देख के इस टाइप के सवाल आप निश्चित तौर पर पढ़ लीजिए। जैसे वक्रता त्रिज्या पर रख दोगे ना तो इसका वस्तु भी यहीं रखोगे और प्रतिबिंब भी यहीं बनेगी और वस्तु के बराबर बनेगी, ठीक है। और उसी तरीके से आप इधर रख देंगे, अनंत पे रख दोगे तो फोकस पे बन जाएगा। जैसे जैसे अंदर लाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, बाहर जाता रहता है। तो इस तरीके से सवालों को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो इस तरीके के सवाल आ रहे हैं तो आप लोग इस तरीके के प्रैक्टिस सवालों को करके जाइए। तो निश्चित तौर पे आप जितने भी PYQ आप लगा रहे होंगे उससे फायदा मिला होगा। और जो जो सवाल मैं बोल रहा हूँ उस तरीके के सवाल आपको बिल्कुल लगा के जाना चाहिए। उसी प्रकार से आप देखेंगे अगर आने वाले शिफ्ट आप देखेंगे तो जो भी आपके शिफ्ट आने वाले हैं उसमें जैसे होता नहीं है ना कि तारों का टिमटिमाना या मछली का टेढ़ा होना, जैसे होता नहीं है कि अगर किसी पानी के अंदर कोई राड डाल देते हैं तो तिरछा हमको क्यों दिखाई देती है। तो ये सब क्या होते हैं, अपवर्तन के रीजन होते हैं। तो ये सब रीजनों को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अपवर्तन का रीजन क्या, परावर्तन का नियम क्या है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, किसमें अपवर्तन है, किसमें परावर्तन है, किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये सब टॉपिकों को बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल फायदा होगा। उसका तो गुरुत्वाकर्षण का जो फार्मूला होता है उसमें F बराबर क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बट्टे r का स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो G m1 m2 बट्टे r का स्क्वायर, तो कभी कभी हो जाता है द्रव्यमान को बढ़ाया जाता है, कभी कभी त्रिज्या को डबल कर दिया जाता है। तो इस टाइप अगर त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो 1/4 हो जाता है, क्या बल 1/4 हो जाता है। तो इस तरीके के जो सवाल आते हैं तो इस बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं। इन तरीके के सवालों को आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा, निश्चित तौर पे आपको इसमें भी फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन किसके साथ कैसा होता है। तो आप लोग जो भी अच्छा चलिए अभी तो हाँ इसमें साइंस में आ गए थे ना, हाँ तो उसमें आते हैं। तो अम्ल, क्षार, लवण बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल भी थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्षार भी याद कर लीजिए और लवण भी। इस तरीके के सवालों को थोड़ा सा देख लीजिए। अम्ल, क्षार, लवण मैं शुरू से बोलता हूँ। आवर्त सारणी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आवर्त सारणी जो होगी, आवर्त सारणी का अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा जो भी आपकी शिफ्ट होगी। तो आवर्त सारणी में होता है ना कि इधर बढ़ेंगे तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा, इधर आएंगे तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, संयोजकता क्या हो जाती है, इधर आएंगे संयोजकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाती है, आयन विभव क्या हो जाता है, आयन विभव क्या हो जाता है। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरीके के जो भी होते हैं सवाल, इसमें आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करके जाइएगा, बड़ा इसमें फायदा मिलने वाला, ठीक है। तो क्या क्या आकार करना है, परमाणु का आकार लिख लीजिए इसको, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग, मुझे लग रहा है। परमाणु का आकार, आयन विभव, आयन विभव, उसके बाद से आयन विभव के बाद से देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब को पढ़ के जाइएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, उसके बाद संयोजकता। इतना तो एटलीस्ट पढ़ ही जाइएगा और 1 से 30 तक तो याद करके जाइएगा, कहीं क्या कुछ भी पूछ दे तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसा करता है और सारी आप लोग पढ़ लीजिएगा, न्यूलैंड की थ्योरी पढ़ लीजिए, मेंडलीव की थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई केमिस्ट्री के बारे में। उसके बाद से थोड़ा सा और देख लेते हैं एटॉमिक नंबर। आप लोग एटॉमिक जो परमाणु की जो संरचना है इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। परमाणु संरचना से निश्चित तौर पे सवाल आपको देखना पड़ सकता है। तो परमाणु संरचना को कभी गलती करके छोड़ना नहीं है। परमाणु संरचना जो होती है उसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से जो बनी रहती है उसको आप लोग पढ़ के जाएंगे, निश्चित तौर पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लें तो विद्युत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो विद्युत चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, विद्युत को, उसके बाद से चुंबक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कौन सी चीज़ इससे आकर्षित हो जाती है, कौन कौन सी चीज़ प्रतिकर्षित होती है, उन सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लेंगे।
निश्चित तौर पे आपको फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद से ये देख लीजिएगा कि एटीपी का निर्माण जो होता है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है, एटीपी का निर्माण कैसे होता है, कैसा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, तारकाय को क्या बोलते हैं, ये सब जो भी टॉपिक होती है इसको देख, गाल्जी काय को क्या बोला जाता है, राइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, इन सब टॉपिक को खोज कौन किया था उसको देख लीजिएगा। विटामिन इंपॉर्टेंट है, विटामिन को आप लोग थोड़ा सा देख के जाइएगा, विटामिन के सवाल आएंगे बिल्कुल निश्चित तौर पे, विटामिन के सवाल देखने को मिलेगा। उसके बाद तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र, जितने भी तंत्र होते हैं 9 तंत्र, 9 तंत्र को आप लोग देख के जाइएगा। मस्तिष्क पढ़ के जाइएगा, मस्तिष्क के सवाल आ रहे हैं बायोलॉजी के, तो मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क कैसे लिखते हैं, चलिए जो भी हो, मैं लिख नहीं पा रहा हूं मस्तिष्क, आप लोग लिख लीजिएगा। मस्तिष्क जो होता है, तो मस्तिष्क आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा, इस टाइप के सवाल बिल्कुल देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें हो गई, आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। जो जो चीज़ मैं बताई, करंट अफेयर के बारे में बता दूं थोड़ा, कि करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ के जाएंगे तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। सबसे बड़ी बात कि आप अब इस समय कौन से महीने में रह रहे हैं, तो महीना अगर देखेंगे तो महीना इस समय नवंबर लास्ट चल रहा है, नवंबर लास्ट चल रहा है, तो यहाँ से आप लोग 3 महीना पुराना पढ़ लीजिए करंट अफेयर, 3 महीना पुराना करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। ज़्यादा आपको मेहनत करना नहीं चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपको टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए, कौन सा उसूल लीजिए ध्यान से। सबसे पहली बात कि आरपीएफ, आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ये आपको देखने को मिल सकता है। असम राइफल के महानिदेशक, रेल के महानिदेशक, जो जो इंपॉर्टेंट जो बने हुए हैं उनको आपको याद रखना है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, उसके मुद्रा बैंक के अध्यक्ष कौन है, ये सब चीज टॉपिक को आपको याद रखना है। मोदी जी का मंत्रिमंडल आपको याद रखना है। तो इन टॉपिकों से आपको देखने को सवाल मिलेंगे भर भर के। उसके बाद पुरस्कार आपको याद रखना है, जितने भी पुरस्कार हुए हैं, पद्मश्री पुरस्कार हुआ है, पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है, पद्म विभूषण किसको मिला है। पद्मश्री तो आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, लेकिन पद्म विभूषण आपको याद रखना है, पद्म भूषण याद रखना है, भारत रत्न याद रखना है, नोबेल पुरस्कार याद रखना है। उसके बाद से जितने भी थोड़ा सा बड़े बड़े पुरस्कार है, खेल पुरस्कार, उन सारे पुरस्कारों को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद तूफान, जहाँ जहाँ तूफान आते हैं, तूफान को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए, तूफान से सवाल आ सकते हैं। समुद्री अभ्यास, सैन्य अभ्यास से सवाल आ सकते हैं, सैन्य अभ्यास आप लोग पढ़ लीजिएगा, निश्चित तौर पे इसको सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, जो चीज़ आपने देखी होगी। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे आपका। अच्छा, एक टॉपिक और साइंस में छूट गया था कि जैसे होता नहीं है कि डायनामो का कार्य क्या होता है, माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है, ठीक है, उसी जनरेटर का क्या कार्य होता है, मतलब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जो बदलने का कार्य होता है। तो इसको देख लीजिएगा कि किसका कौन सा कार्य है, उसमें निश्चित तौर पे आपको बिल्कुल फायदा में देखने को मिलेगा। लेंस पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी सारी चीज़ें तो आपको बता ही दिया। बाकी बैलेंसिंग आ रहा है केमिकल में, जो होता है ना कि संयोजन अभिक्रिया की वियोजन अभिक्रिया है, तो इस टाइप के सवालों को देख लीजिए कि इसमें संयोजन। सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन के सवाल आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ के जाना है। हाइड्रोकार्बन सवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो उसमें सवाल आए हुए हैं हाइड्रोकार्बन के। संतृप्त हो गया, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, मेथाइन, ये सारी चीज़ें। फार्मिक अम्ल किसको बोलते हैं, मेथनोइक बोलते हैं, एसेटेनॉल, ये सारी चीज़ें आपको आ रही सवाल होती है। आपको हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा पढ़ के निश्चित, एकल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ भाई आपको एकदम जेन्युइन चीज़ें हैं। अगर आप निश्चित तौर पे सारी चीज़ों को मैंने रिव्यू करा दिया और आप इतने सारे टॉपिक पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। और हमको तो लग रहा है कि जितने टॉपिक मैंने बताया, अगर केवल इतना ही टॉपिक आप रिवीजन करके जाएंगे तो गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना टॉपिक जितने रिवीजन कर लीजिए, जितने जितने टॉपिक को मैंने बताया है थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको इस शिफ्ट में टाइम है तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। जो भी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्तों भी मेरे चैनल को बताइए कि एक सिलेक्टेड है, सिलेक्शन आपका भी कराएंगे निश्चित तौर पे। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। रेगुलर ऐसी वीडियो आती रहेगी, रेगुलर बेसिस पे जो भी आपको जितना मैं मेहनत करके आपको सपोर्ट कर सकता हूँ बिल्कुल करूँगा। और संभावित प्रश्न रेगुलर आते रहेंगे शाम के टाइम। तो मिलते हैं अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।